बेटा बच्चों मेरे, क्लास 10th सब्जेक्ट आपका मैथ, और आज फर्स्ट डे है, पहला दिन है ना। तो पहले चैप्टर का नाम है, चैप्टर का नाम डालिए। फर्स्ट चैप्टर है आपका वास्तविक संख्याएं। चैप्टर का नाम क्या है? वास्तविक संख्याएं। अब बच्चों मेरे, वास्तविक संख्याओं को कहोगे आप रियल नंबर्स। बोलो REAL, रियल, NUMBERS, नंबर्स, रियल नंबर्स। तो चैप्टर का नाम क्या है? वास्तविक संख्याएं। इंग्लिश में क्या कहेंगे? रियल नंबर्स। तो पहले हम समझा रहे हैं आपको व्हाट इज रियल नंबर। रियल नंबर किसे कहते हैं, ये सीखना है आपको, ठीक है। घबराहट तो नहीं हो रही है? मैथ में बिल्कुल घबराहट ना हो। आप चाहोगे तो 3 महीने में बिल्कुल याद हो जाएगा। मैथ में घबराहट होना ही नहीं चाहिए, ठीक है। तो मैं अब समझा रहा हूँ आपको पहले रियल नंबर। बच्चों क्या समझा रहा हूँ? रियल नंबर। तो लिखेंगे नई लाइन से, लिखो वास्तविक संख्याएं बराबर, वास्तविक संख्याएं बराबर परमेय संख्याएं व अपरिमेय संख्याएं। इंग्लिश में लिखोगे तो रियल नंबर्स बराबर परमेय संख्याएं, रेशनल नंबर व एंड इर्रेशनल नंबर। तो बच्चों मेरे लिख लिया? कहीं आपकी कहीं समझ में नहीं आता है तो आपको ये नहीं देखना है कि सर ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं तो हमें पूछना नहीं है। आप खड़े होकर पूछेंगे ज़रूर, ठीक है। और जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ बिल्कुल ओरल याद कर लीजिए, पूरा मैथ याद हो जाएगा बच्चों मेरे। अब देखिए फिर से, क्लास 10th है ना? किस क्लास के बच्चे हो? 10th। क्लास 10th चैप्टर फर्स्ट है आपका वास्तविक संख्याएं। इंग्लिश में कहेंगे रियल नंबर्स, ओके। अब रियल नंबर्स पहले हम समझाना चाह रहे हैं, ये पहले से ही इन्होंने टाइप कर दिया, ठीक है। अब हम पहले चैप्टर का मतलब समझाना चाह रहे हैं। रियल नंबर किसे कहते हैं बच्चों, ये समझाना चाह रहे थे आपको। तो बेटा बोलो परमेय संख्याएं और अपरमेय संख्याओं
को सम्मिलित रूप से वास्तविक संख्याएं कहते हैं। वास्तविक संख्याएं समझ में नहीं आया? फिर से बोलो। परमेय संख्याएं और अपरमेय संख्याओं को सम्मिलित रूप से वास्तविक संख्याएं कहते हैं। जैसे हम कुछ परमेय संख्याएं लिख दें अभी और कुछ अपरमेय संख्याएं लिख दें तो वो आपस में मिल गई, मतलब परमेय संख्या और अपरमेय संख्याओं का एक समूह हो गया और उस समूह को ही वास्तविक, मतलब ऐसी संख्याओं का समूह जिसमें परमेय संख्याएं भी हों, ढूंढें तो परमेय संख्याएं भी मिल जाएं और अपरमेय संख्याएं भी मिल जाएं, तो उन सम्मिलित रूप से उन दोनों प्रकार की संख्याओं को वास्तविक संख्याएं कहते हैं। समझ में आ गया? मैं अपनी तरफ से बोल रहा हूं, आप अपनी तरफ से सीखिए, रटना नहीं है आपको। ओके? अब देखो बेटा, परमेय संख्या से पहले अब मैं सिखा रहा हूं आपको। जैसे उदाहरण के लिए पहले मैं चाहे पहले अपरमेय हो बाद में परमेय हो, चाहे परमेय अपरमेय हो फिर परमेय अपरमेय हो समूह के रूप में। जैसे देखिए पहले अपरमेय संख्याएं बता रहा हूं आपको। अपरमेय संख्याएं जिस संख्या का हर 0 होता है, जिस संख्या का हर 0 होता है, अंश चाहे कुछ भी हो, 3, 4, 5, 5 करोड़, 3 सही, 2/4, 1.8, ठीक है। यदि किसी संख्या का हर 0 है, अंश चाहे कुछ भी हो, तो वो संख्या अपरमेय संख्या होती है, मतलब इर्रेशनल नंबर है। ओके? जैसे अब मान लीजिए यहाँ पर हम कुछ लिख देते हैं, 3 लिख दें, तो ये 3/0 क्या है? अपरमेय संख्या है। दूसरी अपरमेय संख्या ये जो पाई है, ये भी अपरमेय संख्या है। पाई का चिन्ह से परिचित हो इससे। तीसरा, कोई चिन्ह करणी चिन्ह में है, इस चिन्ह में है कोई संख्या, जैसे अंडर रूल में ये अंडर रूल का चिन्ह है, हिंदी में कहोगे तो ये वर्गमूल का चिन्ह है, तो हम अंडर रूल 3 लिख देते हैं, तो 3 का वर्गमूल नहीं होता है। मतलब इस करणी चिन्ह में हो कोई संख्या, कहना चाहिए वर्गमूल में हो या फिर घनमूल में हो या फोर्थ मूल में हो या फिफ्थ मूल में हो, बट उसका वर्गमूल, घनमूल, फोर्थ मूल, फिफ्थ मूल नहीं निकलता हो, पूरा पूरा नहीं निकलता हो, तो उस संख्या को भी तो अपरमेय संख्या समझ में आ तो गई। जिनका हर 0 है वो अपरमेय संख्याएं हैं। पाई अपरमेय संख्या है, करणी चिन्ह में है, मतलब वर्गमूल, घनमूल, फोर्थ मूल, फिफ्थ मूल में है, बट उसका मूल पूरा नहीं निकल रहा हो, तो उस संख्या को भी अपरमेय संख्याएं कहते हैं। और देखो लिख रहा हूं, 4 का वर्गमूल तो 2 होता है लेकिन घनमूल तो ये भी अपरमेय है। ओके? अब देखिए परमेय, इसी से यदि अंश 0 हो जाए, अंश 0 हो जाए, हर चाहे कुछ भी हो, 1 हो, 2 हो, 3 हो, है ना, जैसे हम 3 ही कर दे रहे हैं यहाँ, तो ये संख्या परमेय है। तो 0/3 क्या है? जिस संख्या का अंश 0 है, हर चाहे कुछ भी हो, उस संख्या को भी परमेय कहेंगे। ठीक है? दूसरा, पाई अपरमेय है, लेकिन हम पाई के मान की बात करें, 22/7 या 1 दशमलव जो आप याद करते हो दशमलव में, वो भी परमेय है और 22/7 भी परमेय है।
हम अंडर रूल चिन्ह में अंडर रूल 3 लिखा है, हम अंडर रूल 4 लिख दें अभी यहाँ, तो 4 का वर्गमूल 2 होता है, तो ये भी परिमेय है। हमने यहाँ घनमूल 4 लिखा है, हम यहाँ घनमूल 8 लिख दें तो 8 का घनमूल 2 होता है, तो ये भी परिमेय। अब बच्चों इस लाइन में कुछ संख्याएं तो अपरिमेय हैं और कुछ परिमेय हैं, लेकिन इनको संयुक्त रूप से, सम्मिलित रूप से क्या कहते हैं? नहीं आया समझ वास्तविक संख्या? बहुत जल्दी नोट कर लो, जल्दी नोट करो और डर निकालो। कोई बच्चा डरेगा नहीं, भयभीत नहीं होना है। सुन रही हो गुड़िया सृष्टि? देखो आवाज नहीं आई इनकी, जोर से बोला करो। कहीं समझ में नहीं आए तो पूछो कि सर हमें दोबारा बताइए, हमें ये समझ में नहीं आया। जो चैप्टर है तो चैप्टर का मतलब हर बच्चे को याद होना चाहिए। हम आपसे पूछ लें वास्तविक संख्या किसे कहते हैं, तो आप बता सको परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के समूह को ही तो ये लिख के लाओगे वास्तविक संख्या किसे कहते हैं। जैसे ये जैसे लिख लाओगे। अब बेटा लिख लिया, और मैं बताऊं आपको बच्चों मेरे, कुछ भी लिख लो आप। जैसे 3/4 क्या है? परिमेय संख्या है। 3.4 क्या है? परिमेय संख्या है। 1 सही 1/2 क्या है? परिमेय संख्या। अपरिमेय तो ये जिसका हर 0 है, पाई है, वर्गमूल, घनमूल, फोरमूल, फिफ्थ मूल, सिक्स्थ मूल में है, लेकिन वो संख्या उस चिन्ह से बाहर पूरी बाहर नहीं आती है, वो अपरिमेय है। बाकी सब परिमेय है। तो समझ में आ गया इतना? ठीक, बहुत समझदार बच्चे हो तुम भाई, एक बार में समझ लेते हो। क्यों भाई? और आपको बता दें कम से कम 7 नंबर में ये चैप्टर आता है। कितने नंबर में आता है? 7। अरे 4 या 5 नंबर में तो एक ही क्वेश्चन आता है सिद्ध करने वाला। पहले मैं वो सवाल आपको बता रहा हूं बच्चों जिससे पेपर बनता है, जिन सवालों से। ये जो सवाल नोट हैं इस पे बोर्ड पे, ये एनसीईआरटी के मैथ से नोट हैं और पेपर बनता है आपका एनसीईआरटी के मैथ से। तो आपको एनसीईआरटी का भी मैथ बिल्कुल क्लियर करना है, और ये जो मैथ हमने दिलवाया है इसमें एनसीईआरटी का भी मैथ है और एक्स्ट्रा भी है। ओके, अब देखिए बच्चों, आपको क्वेश्चन नहीं नोट करना है, ये क्वेश्चन आपकी बुक में पहला है। ठीक, आपको डालना है हल। पहले डालेंगे नंबर 1, डालिए। नंबर 1 का हल कर रहे हैं। सॉरी, नंबर 1 का कौन सा हल कर रहे हैं? कहाँ गया? कहाँ से आएगा अभी ये? अच्छा, इससे? हाँ ठीक। हम क्वेश्चन 1 है, क्वेश्चन 1 का पहला हल करेंगे नंबर 1। तो नंबर 1 डालेंगे। डालना सीखो कैसे करते हैं। सेम, हमने क्वेश्चन 1 लिखा और क्वेश्चन 1 का हम पहला हल कर रहे हैं, तो पहला लिखेंगे। ठीक है? सॉरी, मिस्टेक हो रही है, 1 मिनट, आज फर्स्ट डे है ना। हाँ, मिस्टेक ना हो बेटा, आज फर्स्ट डे है, परेशान बिल्कुल ना हो। क्वेश्चन 1 पहला 140। अब डालेंगे हल। अब इसको हल करेंगे इस तरह से। ओके कोई बात नहीं है, काट लो, गलत हो गया तो परेशान मत हो। ठीक है?
अब ध्यान दो भैया, शिवांगी कह रही है मैंने 2 बार लिखा, 2 बार गलत करा दिया मेरा, है ना, परेशान मत हो। अब देखिए बेटा क्या कह रहा है, कह रहा है ध्यान दो, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। आप कर तो लोगे इन सवालों को, फिर भी मैं बता रहा हूँ। निम्नलिखित संख्याओं को, ये निम्नलिखित संख्याएं 140, 156, 38, 25, 50, 05, ठीक है, को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। अभाज्य गुणनखंड क्या, किसमें? तो अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करना है। पहले करेंगे 140 के लिए, तो कैसे करेंगे बेटा, ये 140 लिखेंगे और 140 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे। अभाज्य गुणनखंड का मतलब है 140 को जिस संख्या से आप काटोगे वो ऐसी संख्या से नहीं काटोगे फिर से वो संख्या कटती हो, किसी अन्य संख्या से वो कटती हो। जैसे 140 को आप कहो मैं 4 से काटूंगा थोड़ी देर के लिए, आप 4 से काट रहे हैं तो 4 भी तो अन्य संख्या से कट रही है, तो हमें ऐसी संख्या से डिवाइड करना है 140 को जिससे हम भाग दे रहे हैं उस संख्या में किसी अन्य संख्या से भाग नहीं लगता हो, तब हम उस संख्या को क्या कहेंगे, अभाज्य। अभाज्य देखो, एक होता है भाज्य, भाज्य माने जो संख्या किसी अन्य संख्या से कट जाए, अभाज्य माने होता है जो किसी अन्य संख्या से ना कटे। तो हम ऐसी संख्या से इसमें भाग देंगे जो किसी अन्य संख्या से, एक को छोड़कर अन्य संख्या से ना कटती हो। तो 2 है सबसे पहले, 2 संख्या ऐसी है जो किसी अन्य संख्या से नहीं कटती, तो 2 अभाज्य हो गई, नहीं हो गई? ये अभाज्य वर्ड देखो आप तो, ठीक है। तो 2 सत्ते 14, 0 और 2 तियाँ 6, एक इधर आ गया, 2 पंजे 10। अब ये 35 5 से कट रहा है, 5 सत्ते 35, 7 एकम 7। नोट करो बहुत जल्दी, साथ में ही नोट करते रहो। लिख लिया बेटा? आगे बढ़ूं? अब ध्यान दो बेटा, बच्चों मेरे, अब 140 बराबर 140 बराबर लिखेंगे तो 140 के गुणनखंड कौन से हैं? जिन संख्या 2, 2, 5, 7। अब 2, 2 कितनी बार आया है? 2 बार, तो 2 की घात 2 घात में जरूर लिखोगे। 2 2 बार आया है तो 2 की घात 2, गुणे 5 आया है, फिर गुणे 7 आया है। ये 2 की घात 2 गुणा 5 गुणा 7 ही 140 के अभाज्य गुणनखंड हैं। समझ में आ रहा है? गुणन माने गुणा में हो, खंड माने टुकड़े, जो 2, 5, 7 ये जो टुकड़े हैं ये गुणा में हैं। और ये गुणा में कैसे टुकड़े हैं? अभाज्य हैं। 2 संख्या भी अभाज्य है, किसी अन्य से नहीं कटेगी। 5 भी अभाज्य है, किसी अन्य से नहीं कटेगी। 1 के अतिरिक्त 7 भी अभाज्य है, तो ये अभाज्य गुणनखंड नहीं हो गए। ठीक है। अब आंसर में क्या लिखेंगे? अतः करके, अतः 140 के अभाज्य गुणनखंड बराबर 2 की पावर 2 गुणे 5 गुणे 7, और इसको इस तरह से आयताकार में क्लोज कर देंगे और लिखेंगे क्या? ANS। ये आपका आंसर हो गया। नहीं आया समझ में? इस तरह से आपको लिखना है लास्ट में। ओके।
अब बच्चों मैंने ये बता दिया आपको, अब आप क्या डालोगे नई लाइन से नंबर 2 156, फिर 156 को आप इसी तरह से डिवाइड करोगे, फिर 156 बराबर लिखोगे, फिर अता करके फिर से इसके फैक्टर लिख दोगे। सेम कर लोगे ये सभी? या बताएं? कर लोगे, ठीक। सेकंड लिखेंगे 2, और 2 का कौन सा? पहला। और पहला क्या है बच्चों मेरे? 26 और लिखते रहो साथ में 91। अब इसको करेंगे हल। हल में क्या पूछ रहा है? ध्यान दो, कह रहा है पूर्णांकों के, पूर्णांक, ये पूर्णांक नहीं है, 26 पूर्णांक है। पूर्णांक का मतलब है पूरा अंक है, ठीक है। ये 91 पूर्णांक है। कह रहा है पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों, युग्मों माने जोड़ा। ये पूर्णांकों का पहला जोड़ा है 26 और 91, दूसरा जोड़ा है 510 और 92, ठीक है। कह रहा है पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF, HCF, H माने हाईएस्ट, C माने कॉमन, F माने फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हिंदी में कहोगे महत्तम समाप वर्तक। क्या? महत्तम समाप वर्तक, बर्तन नहीं वर्तक, महत्तम समाप वर्तक, ठीक है। मतलब शॉर्ट में कहोगे हिंदी में तो मासा। HCF तो जानते होगे, तो मासा पूछ रहा है इन सभी का। और LCM मीन लघुत्तम समाप वर्तक, मतलब लासा पूछ रहा है। मतलब हमें इन सभी का मासा भी निकालना है और लासा निकालना है। फिर कह रहा है इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है HCF और LCM। फिर हमें अपने उत्तर की जांच करनी है, ठीक है। तो बच्चों कैसे निकालेंगे? अब आप क्या करोगे, पृष्ठ को 2 पार्ट में डिवाइड कर दो ऐसे, ठीक है। पहले 26 के फैक्टर करेंगे इस साइड पे, अभाज्य फैक्टर जैसे अभी करे थे आपने, 2 गुणा 13 हुए। अब इस साइड पे क्या लिखेंगे हम? वो साइड अलग हो, पेज को 2 पार्ट में डिवाइड करके 26 बराबर 2 गुणे 13, 26 के फैक्टर हो गए। अब 90 बन के करेंगे, देखिए 90 बन के कैसे करोगे? 3 से काटोगे। क्यों भाई? 3 किससे कटेगा? 7 से। 7 एकम 7, 7 तियां 21, तो 7। अब 91 बराबर क्या होगा? 7 गुणे 13। इतना समझ में आ गया बच्चों? क्यों भैया, थोड़ा समझ में आया है? अब क्या लाना है इनका? HCF, अंडरलाइन खींच दोगे, ठीक है। नहीं आया समझ में? अब 26 और 91 का क्या निकालना है? इनमें हम क्या देख रहे हैं? इनमें सार्व गुणनखंड 13 है। सार्व गुणनखंड, सार्व माने सभी में, इसमें और इसमें। गुणनखंड, सार्व माने सभी में। कामन क्या है? सार्व गुणनखंड मीन होता है कामन। कामन क्या है? 13। 13 इसमें भी है और 13 इसमें भी है। तो लिखेंगे चूंकि, चूंकि का चिन्ह लगाओगे, 2 बिंदी ऊपर 1 बिंदी बीच में। चूंकि सार्व गुणनखंड, चूंकि सार्व गुणनखंड बराबर 13, चूंकि सार्व गुणनखंड बराबर 13, इसलिए
इसलिए का चिन्ह नीचे 2 बिंदी, एक बीच में ऊपर बिंदी, ठीक है। इसलिए HCF बराबर 13 और अंडरलाइन लगा दोगे 2, तो HCF आपका कितना आ गया 13। और क्या पूछ रहा था, एलसीएम। अब लिखेंगे एलसीएम बराबर नई लाइन से लिखोगे, और एलसीएम, और एलसीएम बराबर, जब हम एलसीएम निकालते हैं, जब हम एलसीएम लघुत्तम समाप वर्तक निकालते हैं, तो भी हम क्या लिखते हैं, पहले HCF 13, पहले तो 13 लिख लो, जो 13 लाए हैं आप, ओके। अब 13 के बाद क्या बचता है, देखो पहली लाइन में 2 बच रहा है, तो उस 2 को भी लिख लो गुणा में। फिर क्या बच रहा है दूसरी लाइन में 7, तो 7 भी लिख लो, और इनकी कर दो क्या, गुणा। 13 दूनी 26, या 2 सत्ते 14, और 14 तियाँ 42, 42 के 2 फासिल 4, 14 एकम 4 और 4 कितना हुआ 18, 182। तो एलसीएम ये आ गया और HCF ये आ गया। भाई HCF पूछ रहा था और एलसीएम। अब क्या लिखेंगे, उत्तर की जांच, उत्तर हमारा सही है या गलत है। अब डालेंगे हेडिंग, उत्तर की जांच। चाहे आप यहाँ ANS लिख सकते हो, यहाँ पर एक आंसर ये है आपका, एक आंसर ये है आपका, ठीक है। अब उत्तर की जांच में बच्चों क्या करोगे, उसने दे रखा है, क्या दे रखा है, 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणा LCM, ठीक है। अब 2 संख्याओं का गुणनफल, वो 2 संख्याएं कौन सी हैं बताओ। पहली संख्या कौन सी है 26, और दूसरी 91। तो इन दोनों का गुणनफल क्या होगा, 26 गुणे 91, 91 बराबर। अब HCF कितना है आपका 13, HCF की जगह HCF का मान, और LCM कितना लाए हैं 182। अब बच्चों देखो, 13 की और 182 की मल्टीप्लाई करेंगे, गुणा करेंगे, 13 दूनी 26, बोलो 26 के 6 हासिल 2, और 13 अट्ठे बोलो, बताओ ना 104, 13 अट्ठे 104, 104 और 2 106 के 6 हासिल 10, 13 एकम 13 और 10 23। तो 2366 आई गुणा, और 26 और 91 की गुणा करेंगे तो ये भी 2366 ही आएगी। और जब ये दोनों साइडें बराबर आ रही हैं तो फिर लिख दोगे। अब देखिए बच्चों, बेटा मेरे, ये मैं खड़ा हूँ, ऐसे खड़ा हूँ मैं, और ये मेरा हाथ है क्या, बायां हाथ है ना, और बाएं हाथ तो कहेंगे लेफ्ट हैंड साइड। ये बराबर चिन्ह है, बराबर के इस साइड को क्या कहोगे, लेफ्ट मीन बायां, हैंड मीन हाथ, साइड मीन ओर, बाएं हाथ की ओर। ये बराबर से इधर की जो संख्या है 2366, ये बाएं हाथ की तरफ है ना, और ये बराबर के इस साइड की संख्या है, ये दाएं हाथ की तरफ की संख्या है। तो इसको दाएं हाथ तो कहेंगे राइट, राइट माने दायां, हैंड माने हाथ, साइड मीन तरफ। ये संख्या दाएं हाथ की तरफ है बराबर के, तो इसलिए बराबर की इस साइड को राइट हैंड साइड कहोगे आप, और इस साइड के लिए लेफ्ट हैंड साइड कहेंगे। तो ये हो गई आपकी लेफ्ट हैंड साइड, ऐसे लिखते हैं। और ये हो गई आपकी
राइट हैंड साइड। और जब दोनों साइडें बराबर हैं तो हमारा सवाल सही है। और इसके सामने डाल देंगे इति सिद्धम या टू प्रूव्ड। इति सिद्धम, इति माने यही, सिद्धम मीन सिद्ध करना था, यही हमें सिद्ध करना था। आंसर अभाज्य खंडन विधि द्वारा। अभाज्य, अभाज्य का मतलब और कुछ नहीं है, जो संख्या आप काटेंगे वो अभाज्य से काटेंगे, तभी वो आपका क्या होगा, अभाज्य गुणखंड होगा। फिर आप काटेंगे, फिर अभाज्य से काटेंगे, फिर दूसरा अभाज्य गुणखंड हो जाएगा। ओके, तो देखिए बच्चों, 3 लिखेंगे। पहला सवाल क्या है आपका, 12, 15 और 21। जल्दी जल्दी लिखो, ठीक है। अब हल करेंगे इसे। हल कैसे करेंगे बेटा बच्चों मेरे, पृष्ठ को 2 पार्ट में डिवाइड कर दो, ठीक है। अब 12 के फैक्टर करो। और 12 के फैक्टर कैसे करने, अभाज्य, अभाज्य माने जो किसी अन्य से ना कटें। 2 से काटो सबसे पहले, 2 छंग 12, 2 तियां 6, 3 एकम 3। अब इधर लिखोगे क्या, 12 बराबर 2 कितनी बार आया है, 2 बार, तो 2 की घात 2 गुणे 3। अब क्या लिखोगे, 15 बराबर, 15 के फैक्टर कर लो। थोड़ी दूरी बना कर, ये नहीं हौच पौच कर दो, इधर साफ दिखे। 15 के फैक्टर करो, 3 पंजे 15, 5 एकम 5, तो 3 गुणा 5 कहो चाहे 5 गुणा 3 कहिए। जो कॉमन है उसको सामने ही ले आओ तो और अच्छा हो जाएगा, ठीक। अब संख्या क्या बची, 21। 21 लिख लो, 3 सत्ते 21, 7 एकम 7, तो 21 के फैक्टर, 21 के 2 फैक्टर आए, 3 7, तो पहले आप चाहे 7 लिख लीजिए, फिर 3 लिख लीजिए, तो 3 सामने आ गया। थोड़ा सुंदरता भी बढ़ रही है, ठीक है। समझ में आ गया बेटा, इतना लिख लिया। अब देखिए, अब क्या लिखेंगे बेटा, अब बच्चों मेरे लिखेंगे क्या, चूंकि सार्व गुणनखंड बराबर क्या है, 3। सार्वगुणखंड 3 है। सार्वगुणखंड मीन कॉमन, कॉमन क्या है इन तीनों में, पहली रो में, दूसरी रो में, तीसरी रो में 3 कॉमन है। ये नहीं आया समझ में, तो ये सार्वगुणखंड हो गया। कॉमन को ही सार्वगुणखंड कहते हैं, ठीक है। 3 रो हैं, 1 2 3 4 रो होती, तो चारों में जो कॉमन होता, 5 रो होती तो 5 में कॉमन होता, उसको ही सार्वगुणखंड कहते हैं, कॉमन कहते हैं। और उस कॉमन को ही HCF भी कहते हैं। HCF आ गया आपका। इसलिए अब लिखोगे, इसलिए HCF बराबर, HCF बराबर क्या होगा, 3। एक आंसर आपका आ गया ये ANS। ओके, अब लिखोगे क्या, LCM बराबर LCM, और लिख दो चाहे, और LCM बराबर, तो पहले तो आप सार्वगुणखंड लिखोगे क्या, 3। फिर बचा क्या आपका, ऊपर से देखेंगे आप, 2 की पावर 2, क्यों भाई, 2 की पावर 2। फिर क्या बचा, 5, फिर क्या बचा, 7। और इन सब की आप गुणा कर दोगे, कितनी आएगी, 420। ये आपका क्या हो गया, LCM हो गया।
एक आंसर आपका ये हो गया। दोनों आंसर क्लियर? ठीक, लिख लिया आपने? अगला सवाल 4 डालेंगे और हल डालेंगे। बेटा कह रहा है HCF, ये ब्रैकेट में जो संख्याएं हैं उसको मत पढ़िए एक बार को। HCF बराबर कितना दिया है? 9। तो HCF 9 है। ओके, अब ब्रैकेट में दिया है 306। 306 पहली संख्या है और 657 दूसरी संख्या है। तो इस पहली संख्या और दूसरी संख्या का HCF कितना है? 9। तो कह रहा है 306 और 657 का LCM ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए? LCM ज्ञात कीजिए। तो इसका LCM ज्ञात करना है इन दोनों का। तो इसका LCM ये नहीं, आप 306 और 657 का LCM ऐसे ही निकाल दो। ऐसे ही नहीं निकालना है आपको, आपको इसको भी सम्मिलित करना है जो 9 दिया है। ठीक है, तो लिखिए यहाँ, ये सुनो, फिर से सुनो बच्चों, बेटा मेरे घबराओ मत। HCF कितना है? 9। LCM ज्ञात करना है। फर्स्ट संख्या कितनी है? 306। सेकंड संख्या कितनी है? 657। तो यहाँ सूत्र भी लिख सकते हो आप। कैसे लिखोगे सूत्र? ध्यान दो, HCF गुणा LCM बराबर पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। अब HCF कितना है आपका? 9। तो HCF की जगह 9 लिखेंगे और LCM पूछ रहा है तो LCM की जगह LCM लिखेंगे। पहली संख्या कितनी है आपकी? 306 गुणे दूसरी संख्या कितनी है बच्चों? 657। इतना समझ में आ गया? अब देखो बेटा, अब LCM बराबर लिखेंगे हम। तो ये गुणा की संख्या है 9, बराबर के बाहर जाकर इसके किस में आ जाएगी? बटे में। कैसे आएगी? देखो बटे खींच दिया और 306 गुणे 657 बटे 9। अब 9 से काटो, 3 से काट दो, 3 एकम 3 तियाँ 9, 3 एकम 3 0, 3 दूनी 6। अब देखिए 3 एकम 3, 3 तियाँ 9, 1 बचा, 3 चौक 12। 34 और 657 की गुणा कर दीजिए। जो भी गुणा आएगी वही आंसर हो जाएगा ANS। नहीं आया समझ में? बाकी कर ही लेंगे इसी तरह के। नोट कर लिया? ये थोड़ा जल्दी करो, ही पहली अभ्यास तो हो ही जाए। कितना समय हो गया इसको? 30 मिनट। अच्छा, तो आज इतना ही रहने दूं क्या? फाइनल कर दूं यार? हैं? इतना ही रहने दें? तो इसके जो खंड हैं वो आप क्लास में बैठ के अभी क्लियर करोगे, क्लियर, ताकि कल मैं चेक भी करूँगा जितने सवाल छूट गए हैं आपको जो घर से करके लाने हैं वो अभी क्लियर करो क्लास में जाके।